वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं जो सिरिपमा जोग नामक कहानी है उसकी समीक्षा के बारे में कहानी कला के तत्वों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार शिवमूर्ति का हिंदी कथा साहित्य में उल्लेखनीय स्थान है। फ्रेंड्स, जो सिरिपमा जोग नामक कहानी है यह कहानीकार शिवमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। कहानीकार शिवमूर्ति द्वारा लिखी सिरिपमा जोग कहानी गांव की एक ऐसी नारी के त्याग, संघर्ष, पतिनिष्ठा की कहानी है जो अपने अथक परिश्रम से अपने पति को एडीएम या एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर पहुंचा देती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी तथा अशिक्षित होने के कारण अपने पति द्वारा परित्यक्त हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें यही बताने का प्रयास किया जा रहा है ना कि एक औरत थी जो कि बहुत ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती थी। तो ऐसा हुआ कि उसने अपने पति के लिए इतना मेहनत किया, दूसरे के यहाँ मजदूरी करके या और भी कुछ चीज़ें करके अपने गहने बेचकर उसको पढ़ाई लिखाई, और उसका पति जो है वो एसडीएम बन गया। जैसे ही वह एसडीएम बन गया तैसे ही वह अपने जो उसकी औरत थी वह उसको भी शिक्षित करना चाहा, लेकिन जो औरत थी वह ग्रामीण परिवेश में थी और वह उस मतलब जो शिक्षा है वह उसको सीख ना सकी। ऐसे में क्या हुआ कि वह अपने पति के द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया। यहाँ जो परित्यक्त है ना, इसका मतलब होता है परित्याग करना। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सपाट तथा प्रामाणिक ढंग से लिखी प्रस्तुत कहानी अत्यंत मार्मिक है। फ्रेंड्स, जो कहानी है वह प्रामाणिक ढंग से लिखी गई है और बहुत ही सपाट है। इसमें कथाकार अपने सशक्त लेखनी द्वारा गांव की उस श्रमजीवी अनपढ़ स्त्री की तपस्या, त्याग एवं महिमा अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। फ्रेंड्स, इसमें जो कहानीकार है वह उस स्त्री की जो तपस्या है, उसका जो त्याग है, उसका जो महिमा है, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। हम आगे देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी पर फिल्म का भी निर्माण किया जा चुका है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है हम इसमें देखते हैं कई मूवी बन गई हैं, तो उसको आप भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया यहाँ तक बात। अब चलिए अब आगे देखते हैं। शीर्षक। सिरिपमा जोग कहानी का शीर्षक अत्यंत सरल एवं हृदय को छू लेने वाला है। फ्रेंड्स, जो सिरिपमा जोग नामक कहानी है, यदि आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मतलब बहुत अत्यंत मार्मिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। किस प्रकार एक स्त्री जो संघर्ष करती है उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसको दिखाया गया है। और कठिनाइयों के बाद जब मतलब क्या कहते हैं, जब हमें आराम करने की बारी आती है तो वह पति के द्वारा परित्याग कर दी जाती है। हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, शीर्षक द्वारा ही यह प्रमाणित हो जाता है कि यह कहानी पत्र लेखन से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ना, यह पत्र लेखन से संबंधित है। जो एसडीएम साहब की वाइफ थी, जब वह उसे छोड़कर चले गए थे तो क्या हुआ, उसके जो परिवार वाले उसके जो पड़ोसी थे उसको परेशान करते थे। जब उसको परेशान करते थे तो उसने क्या किया, एसडीएम साहब को एक पत्र लिखा कि हमें लोग परेशान कर रहे हैं। आगे देखते हैं। सिरिपमा जोग में ही महत्वपूर्ण कहानी का सार छिपा हुआ है। इस कहानी का मूल पात्र एसडीएम की पत्नी लालू की मां है, जो कि पुत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं का जिक्र पति से करती है। फ्रेंड्स, इसमें जो लालू की मां है वह अपने कठिनाइयों को, उसके समय क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके पति के जाने के बाद, उसका वर्णन एक पत्र के माध्यम से करती है और वह अपने बेटे लालू को दे देती है ताकि लालू लेकर जाए उस पत्र को और एसडीएम साहब को पहुंचा दे। और इस प्रकार एसडीएम साहब जो हैं वह अपनी पत्नी की समस्याओं को समझ सकें। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि पत्र में जिस घटना का जिक्र है उसको पढ़कर पाठक के मन में भी आत्मपीड़ा होने लगती है। फ्रेंड्स, उसमें जो पत्र है यानी कि इसमें यह बताया गया है कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो आप लोगों के मन में भी एक ऐसी मतलब क्या कहते हैं पीड़ा उत्पन्न होगी, जिससे आप लोगों को भी अत्यंत कष्ट हो सकता है। अब फ्रेंड्स, हम चलिए आगे देखते हैं इसके कथा वस्तु के बारे में, जो कि कहानी कला का प्रथम तत्व है, कथा वस्तु या कथानक। कहानीकार शिवमूर्ति द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी ग्रामीण एवं शहरी परिवेश दोनों का चित्रण है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ना सिरिपमा जोग, इसमें ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश, हमें दोनों प्रकार के परिवेश का वर्णन देखने को मिलता है।
कथा का प्रारंभ एक ऐसी नारी के जीवन के संघर्ष से शुरू होता है जो अपने अथक परिश्रम द्वारा अपने पति को ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर पहुंचा देती है, लेकिन गंवार एवं अशिक्षित होने के कारण पति द्वारा त्याग दी जाती है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। एडीएम के पद पर कार्यरत उसके पति का जब गौना हुआ था, उस समय उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी। यानी फ्रेंड्स, जो लालू की माँ थी उसका और जो एसडीएम साहब थे उनका जब विवाह हुआ था तो उस समय एसडीएम साहब ने केवल इंटर की परीक्षा पास की थी। लेकिन हम आगे चलिए देखते हैं। बलिष्ठ कद काठी वाली पत्नी ने दिन रात खेतों में काम करके उनके सुख सुविधा की व्यवस्था की थी। अपने गहने बेचकर पति की पढ़ाई के लिए फीसवा किताबें जुटाई थी। फ्रेंड्स, वह जो स्त्री थी, उन्हीं एसडीएम साहब की पत्नी थी, वह इतना मतलब अपने पति को एसडीएम बनाने के लिए बेताब थी कि उसने अपने गहनों को भी बेच दिया था। अपने गहनों को बेच दिया था। इसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने उसे जो बेच कर जो पैसे मिले उससे उसने एसडीएम साहब के लिए सुख सुविधाएं दी, पढ़ाई के लिए किताबें जुटाई इत्यादि काम किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अपनी बेटी कमला तथा अपने सुख की उसने भी कभी चिंता नहीं की। फ्रेंड्स, जो एसडीएम साहब की पत्नी थी उसकी एक बेटी थी कमला और एक बेटा था लालू। उसने अपनी बेटी की भी चिंता नहीं की कि बेटी के कैसे शादी वादी की जाएगी। उसी की तपस्या तथा आस्था का परिणाम था कि उसका पति प्रथम बार में सिलेक्शन पा गया। फ्रेंड्स, उसका जो पति है अर्थात एसडीएम साहब जो हैं, वह पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्या कहते हैं पीसीएस की परीक्षा क्लियर करके। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में शनिवार एवं रविवार के वह गांव आ जाया करते थे। फ्रेंड्स, जो शनिवार एवं रविवार 2 दिन होते हैं, यानी कि जो शुरुआती दिन था उनके नौकरी करने का, वो उस समय तो आ जाते थे। लेकिन पत्नी को पढ़ाने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन घर गृहस्थी के अथवा कामकाज में व्यस्त रहने के कारण पत्नी ना पढ़ सकी, ना आधुनिक नागरिक बन सकी। फ्रेंड्स, उसकी जो पत्नी थी अर्थात एसडीएम साहब की पत्नी, वह घर में यानी कि कामकाज में हमेशा व्यस्त रहती थी, जिसके कारण वह पढ़ लिख नहीं सकी। फलतः अधिकारी पति के मन में उसके प्रति विकर्षण होने लगा। फ्रेंड्स, तो जो अधिकारी पति था अब उसके मन में अपनी ही पत्नी के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। अब पति को उसके शरीर से भूसे की तीखी गंध आने लगी थी। यानी कि उसकी जो पत्नी थी अब उसके शरीर से बिल्कुल भूसे की तरह जो गंध आती है वह प्रतीत होती थी। पत्नी पति की बेबसी देखकर उन्हें शहरी मैम से विवाह कर लेने की सलाह देती है। यानी कि जो एसडीएम साहब की पुरानी पत्नी है वह उनसे कहती है कि यदि मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ अब, तो आप किसी दूसरे शहरी मैम से विवाह कर लीजिए। अधिकारी पति महोदय ने जिला न्यायाधीश की बेटी ममता से विवाह कर लेते हैं। यानी कि जो फ्रेंड्स एसडीएम साहब हैं वो क्या करते हैं, एक न्यायाधीश थी, उनकी बेटी कौन थी, ममता। अब उससे वो विवाह कर तो लेते हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। पहली पत्नी जो गांव में पर रहती थी उसे उन्हें एक लड़का लालू था। जब काफ़ी समय तक एसडीएम साहब पति महोदय गांव नहीं गए तो उनके चाचा लालू की मां को प्रताड़ित कर घर से निकालने की साजिश करने लगे। अत्यंत दुखी होकर पत्नी ने अपने लड़के लालू के हाथ अधिकारी पति के पास एक पत्र भेजा, इस ताकीद के साथ कि पत्र के लिए मैं साहब को देना। फ्रेंड्स, क्या हुआ, इसमें जो पत्नी है जब उसके चाचा उससे परेशान करने लगे, यानी कि लालू के चाचा, तो उसने अपने पति को एक उम्मीद के नाम पर एक पत्र भेजा कि जो हमारे साथ जो समस्याएं घटित हो रही हैं, यदि हमारा पति उसके बारे में जानेगा तो कुछ ना कुछ उसकी जो समस्याएं हैं ज़रूर दूर करने का प्रयास करेगा। लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। चलिए क्या हुआ देखते हैं। लड़के ने काफ़ी प्रतीक्षा के बाद दौरे पर जाते हुए साहब को पत्र दे दिया। लड़के से कोई बात किए बिना साहब ने रास्ते में जब पत्र खोला तो पत्नी का सारा दुखद अतीत साकार हो गया। साहब की दुनिया 10 वर्षों में बदल चुकी थी। अंदर नई पत्नी से उत्पन्न बेटी टीवी देख रही थी तो बाहर पुरानी पत्नी का बेटा लालू मच्छरों का दंश झेलता चबूतरे पर रात भर पड़ा रहा।
यानी फ्रेंड्स जो लालू था वह एसडीएम साहब का वेट कर रहा था कि वो कब आएँ और लालू उनको पत्र दे दे। लेकिन ऐसा हुआ कि जो उनकी दूसरी पत्नी थी यानी ममता से एक बेटी उत्पन्न हुई थी, वह घर के अंदर टीवी देख रही थी, जबकि दूसरा जो लड़का था लालू वह बाहर एक चबूतरा बना था, उस पर वह सोया हुआ था। मच्छर काट रहे थे और भी कुछ चीज़ें परेशान कर रही होंगी उसको। तो ये सब समस्याएं थी उसके साथ। छोटी बच्ची की माँ तथा सौतेली माँ की धुतकार के बावजूद वह वहीं पड़ा था। यानी फ्रेंड्स वो जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ क्या थी, लालू की सौतेली माँ थी। वह उसे बार बार परेशान करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह वहीं पर पड़ा था। वह मार खाकर भी रोया नहीं। ममता साहब से कड़े शब्दों में पूछती है वह लड़का कौन था। साहब की हिम्मत नहीं थी कि वे सच को बता सकें। फ्रेंड्स जो एसडीएम साहब थे उनकी बिल्कुल ये औकात नहीं थी उस ममता के सामने कि वे उस सच को बता सकें कि वो उनकी पहली पत्नी का बेटा है। सुबह लालू चबूतरा छोड़कर चला गया। इस तरह अधिकारी पति अपनी गंवार पत्नी व गांव से मुक्त हो गया। फ्रेंड्स जो अधिकारी पति था वह अपनी गांव की पत्नी से उस छुटकारा पा गया और जो लड़का था उससे भी छुटकारा पा गया। फ्रेंड्स चलिए हम लोग जो अगला हेडिंग को देखने का प्रयास करेंगे। वो क्या है, पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में मुख्य चरित्र है एसडीएम बने अधिकारी महोदय का उनकी पहली पत्नी लालू की माँ गांव की है तथा आधुनिक समाज में ढल नहीं पाई है। कहानी के आधे पात्र ग्रामीण परिवेश तथा आधे शहरी परिवेश के हैं। कथाकार ने इन सभी पात्रों को आवश्यकता अनुकूल, स्वाभाविक और सजीव बनाकर चित्रित किया गया है। बौद्धिक तटस्थता को फलस्वरूप प्रस्तुत कहानी में किसी प्रकार का सैद्धांतिक आग्रह नहीं मिलता है। फिर इसमें जो बताया गया है जो ये कहानी है इसमें दो प्रकार के हमें वातावरण देखने को मिलते हैं। पहला ग्रामीण वातावरण और दूसरा शहरी वातावरण। जैसे ही ग्रामीण वातावरण में हम आते हैं तो जो लालू की माँ है उसका वर्णन हमें अधिक यानी उसका जो रोल प्ले है वो अधिक देखने को मिलता है। जबकि हम शहरी परिवेश में आते हैं तो जो उनकी एसडीएम साहब की नई पत्नी थी ममता, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं कि देश का लिया वातावरण। प्रस्तुत कहानी का महानगरीय वातावरण यथार्थवादी है। यानी फ्रेंड्स जो कहानी है ना इसमें महानगरीय एक सिनेरियो है उसका वर्णन किया गया है। आधुनिक नगरीय विशेषकर महानगरीय वातावरण तथा गांव का सजीव चित्र प्रस्तुत कहानी में स्पष्ट परिलक्षित होता है। आधुनिक जीवन में अस्थावान नारी के सम्मुख किस प्रकार का प्रोत्साहित करने वाली परिस्थितियां हैं, इसका कहानीकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कहानी में नागरिक जीवन के विभिन्न रूपों के चित्रण के साथ साथ ग्रामीण समाज का विश्वसनीय चित्रण भी कथाकार ने किया है। फ्रेंड्स सेट हो गया। अब चलिए कथोपकथन या संवाद की योजना के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। कथाकार ने अपने पात्रों के वार्तालाप को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से एक निश्चित और असंतुलित कथोपकथन के द्वारा कथा का विकास और उद्देश्य सफल होता है, इसकी जानकारी बखूबी कहानीकार को है। उनके कथोपकथनों का प्रमुख विशेषताओं के प्रतीकात्मक कतिपय उदाहरण देखिए। वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए ममता से पूछते हैं कौन था। फ्रेंड्स जो कथोपकथन है ना इसका जो एक डायलॉग इसमें दिया गया है, संवाद कह सकते हैं, यानी कि ममता और एसडीएम साहब का बहुत ही सुंदर है। उसको आप लोगों को यहाँ पर चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए वे ममता से पूछते हैं कौन था। शायद आपके गांव से आया है। भेंट नहीं हुई। नाम नहीं बताता था, काम नहीं बताता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगी तो बाहर चला गया। कुछ खाना पीना। फ्रेंड्स एसडीएम साहब पूछते हैं कि वो जो लड़का था उसको कुछ खाना पीना मिला कि नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। पहले आप बताइए वह कौन। एकाएक ममता का स्वर कर्कश और तेज हो गया। उस चुड़ैल की औलाद तो नहीं।
जिसे आप गांव का राजपाट दे आए हैं। ऐसा हुआ तो खबरदार, जो उसे गेट के अंदर भी लाए खून पी जाऊंगी। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर निढाल पड़ गए। चक्कर आने लगे हैं, शायद रक्तचाप भी बढ़ गया है। बाहर फागुनी जाड़ा बढ़ता जा रहा है। सवेरे उठकर वे देखते हैं चबूतरे पर गांव नहीं है। वे चैन की सांस लेते हैं। फ्रेंड्स, जो बताया गया है ना कि चबूतरे पर गांव नहीं है, इसका मतलब ये जो लालू था वह पहली पत्नी से उत्पन्न लड़का था। और जब वो पहली पत्नी से उत्पन्न लड़का था तो वहाँ पर वो आया था यानी कि वो अपनी माता की समस्याओं को लेकर आया था। यानी कि माता की समस्या को मतलब जो गांव में उसके साथ समस्याएं हो रही थी उसकी समस्याएं थी। अब एसडीएम साहब उस समस्याओं में भी पढ़ना नहीं चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि ममता उन सब बातों को जाने। इससे क्या होता है कि जब वह लड़का जो है लालू चला जाता है, तो वह जानते हैं कि वह चला गया तो मतलब गांव की जो उसकी समस्याएं हैं वह सब उसके साथ चली गई। अब मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वह अंदर गए तो ड्राइंग रूम में बैठकर निढाल पड़ गए बिल्कुल। और जब निढाल पड़ गए तो उन्हें चक्कर भी आने लगा। जैसे उन्हें चक्कर आने लगा वे सोचें कि मतलब उनका रक्तचाप भी बढ़ता गया। यही बताया गया है इसमें। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग इसके भाषा एवं शैली के बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी की भाषा शैली क्या है। भाषा एवं शैली। शिवमती की कहानियों की भाषा स्वाभाविक, सरल, सहज तथा स्पष्ट है। आप अपनी कहानियों को नाटकीय मोड़ देने तथा चरमावस्था की परवाह किए बिना ही साहजंत कर देना पसंद करते हैं। इनकी कहानियाँ व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। करारे तथा चुभते व्यंग्य और मीठी मीठी चुटकियाँ आपकी कहानी की नवीनता तथा विशिष्टता प्रदान करती हैं। अब फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य के बारे में चलिए देख लेते हैं। कथाकार शिवमूर्ति ने अपनी कहानी में उस भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है जो सर्वथा अपेक्षित होते हुए भी उपेक्षित रहा है। मध्यवर्गीय समाज की कंटकाकीर्ण स्थिति का ज्वलंत प्रमाणिक चित्रण उपस्थित कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। वह अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सारांशतः कहा जा सकता है कि कथाकार शिवमूर्ति प्रस्तुत कहानी श्री उपमा जोग कहानी कला का संपूर्ण तत्वों का पालन किया है जो एक कहानी के कार के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई भाषा शैली उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य कहानीकार का ही है कि मध्यवर्गीय समाज में जो एक स्त्री की समस्याएं हैं उसका वर्णन करना, उसका भलीभांति चित्रण करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात हो गई श्री उपमा जोग के बारे में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।